स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू अनदर अमेजिंग रिवीजन सेशन, जिधर हम आज इस वीडियो में रिवाइज करेंगे एक नहीं पूरे दो इंडेस, दैट इज इंडेस 41 एग्रीकल्चर और साथ में इंडेस 2 इन्वेंटरीज। राइट, ये हम दोनों इंडेस रिवाइज करेंगे। फटाफट से रिवीजन शुरू करूं उसके पहले प्लीज ध्यान से सुनना, हम इस रिवीजन वीडियो में कंसेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस दोनों रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जब मैं कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, ऐसे जो भी कंसेप्ट है आपको रिकॉल हो जाते हैं, ग्रेट जॉब। जो कंसेप्ट आपको रिकॉल नहीं होते प्लीज मार्क करके रखना, ताकि आप उसको रिवीजन खत्म होने के बाद तुरंत पढ़ लो। उसके अलावा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की प्लीज मैं जब रिवीजन कराऊंगा तो समझ के लेना, लेकिन उसके बाद लिख कर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितने मैं क्वेश्चन बताऊं एटलीस्ट उतने आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। बाकी समय है तो एक बार रेफर कर सकते हो, बट एटलीस्ट जितने मैंने बताए उतने तो आपको बेयर मिनिमम करके जाने हैं, वो भी लिख कर। ठीक है, उसके अलावा जो भी मैं जब ये इंडेस रिवाइज कराऊंगा तो जो भी इसके सोल्यूशन वगैरह है वो मैं क्लास में लिखाता हूँ बोर्ड नोट्स में, तो वो बोर्ड नोट्स में मैंने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करके रख लो। काफी सारी यूजफुल चीजें वहां डालता रहूंगा। उसके अलावा अगर ये रिवीजन वीडियो यहाँ देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके लिए काफी काम का कंटेंट इसी चैनल पे आता है। लास्ट चीज, ये पूरे CA फाइनल FR की एक रिवीजन की प्लेलिस्ट होगी मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां जाके आप आराम से एक्सेस करो, सारे टॉपिक के रिवीजन वीडियोस के मजे लो, और अंत में बता जरूर देना रिवीजन वीडियो आपको कैसे लगे इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। ठीक है, तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं। पहले हम इंडेस 41 रिवाइज करेंगे, फिर हम इंडेस 2 रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिज्यूम द रिवीजन इन 3 2 1 गो। सबसे पहला इंडेस 41, नाम एग्रीकल्चर। ठीक है, स्कोप में क्या क्या है, ये किस पे एप्लीकेबल है। अगर कोई भी बायोलॉजिकल असेट है रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल असेट? लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, बराबर। और किस पे एप्लीकेबल है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बायोलॉजिकल असेट से मिलने वाले आउटपुट को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सपोज डॉग है, डॉग ने दिया मिल्क, अरे डॉग नहीं सॉरी काउ है, काउ ने दिया मिल्क, जो मिल्क है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ट्री है, ट्री से मिला फ्रूट्स, वो फ्रूट्स सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो वो यहाँ कवर्ड है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के दो स्टेज होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मतलब जब तक वो हार्वेस्टिंग के स्टेज पे 41 में रहेगा। बट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट का मतलब वो रेडी फॉर सेल है, तो वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर इंडेस 41 के कोई भी एसेट्स पे आप ग्रांट मिला तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे, बोलते गलत मिल्क निकाल लिया, अरे तुम समझ गए ना। ठीक है, तो 41 के एसेट पे कोई भी ग्रांट मिला तो उसको बोले गवर्नमेंट ग्रांट, वो भी यहाँ कवर्ड है। ठीक है, चलो किस पे एप्लीकेबल नहीं है? जिस लैंड पे आप खेती बाड़ी करते हो वो लैंड यहाँ कवर्ड नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट 2 में कवर्ड है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू बेरर प्लांट, क्योंकि बेरर प्लांट खुद 16 में कवर्ड है तो उसका गवर्नमेंट ग्रांट भी 16 में कवर्ड है, सॉरी 20 में कवर्ड है, यहाँ कवर्ड नहीं है। उसके अलावा बेरर प्लांट यहाँ कवर्ड नहीं है। अच्छा, एक और चीज, बेरर प्लांट भले यहाँ कवर्ड नहीं है लेकिन बेरर प्लांट से मिलने वाला आउटपुट यही कवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री यहाँ कवर्ड नहीं है लेकिन मैंगो ट्री से मिलने वाला मैंगो यही कवर्ड है। उसके अलावा इनटेंजिबल असेट अगर कुछ खेतीबाड़ी में यूज किए तो वो इनटेंजिबल असेट यहाँ कवर्ड नहीं है। क्लियर? फिर डेफिनेशन दिया हुआ है, बायोलॉजिकल असेट क्या होता है आपको बता दिया मैंने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है, बायोलॉजिकल असेट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालना या फिर बायोलॉजिकल असेट से दूसरा बायोलॉजिकल असेट निकालना। जैसे काउ ने बर्थ दिया काफ को, वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आगे रिकग्निशन क्राइटेरिया, किसी भी मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो 41 में क्या कवर्ड है? 41 में बायोलॉजिकल असेट कवर्ड है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कवर्ड है और इसका गवर्नमेंट ग्रांट भी कवर्ड है। बस इतना याद रहेगा, आपको याद रहेगा सर। आगे रिकग्निशन क्राइटेरिया, किसी भी बायोलॉजिकल असेट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो 3 कंडीशन मीट करेगा। कंट्रोल होना चाहिए, FEBs एंड कॉस्ट और फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, उसके बाद आएगा मेजरमेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ इनिशियल सब्सिक्वेंट सेम वैल्यू पे रहता है। सबसे पहले बात करूंगा बायोलॉजिकल असेट की। बायोलॉजिकल असेट को आप FVL CTS पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब डे 1 पे भी आप सीधा इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो। व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो यही कवर्ड है ना, तो उसको भी आप FVL CTS पे वैल्यू करोगे। लेकिन अनलाइक बायोलॉजिकल असेट यहां ये एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है कि सपोज FVL CTS नहीं मिल रहा तो कॉस्ट पे रख लूं, नहीं चलेगा। यहां FVL CTS मिलेगा ही मिलेगा, प्रोड्यूस है उसका होएगा ही फेयर वैल्यू, तो आप उसको FVL CTS पे ही रखोगे, यहां कॉस्ट वाला एक्सेप्शन नहीं चलेगा। उसके अलावा जिस दिन वो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट से आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट चला जाएगा, मतलब 41 से 2 में चला जाएगा, तो
जिस दिन वो जा रहा है उस दिन के एफईएल सीटीएस पे ट्रांसफर होएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एफईएल सीटीएस आप कैसे निकालोगे, ठीक है, इधर आ जाओ। एफईएल सीटीएस हम कैसे निकालेंगे, तो एग्जांपल लेता हूं। अब एफईएल सीटीएस क्या होता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, मतलब सेलिंग कॉस्ट को आप लेस करोगे और आप रिकॉर्ड करोगे बायोलॉजिकल असेट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। मान लो काव खरीदा 500 रुपए में, सेलिंग कॉस्ट टू बी इंकर वाइल सेलिंग द काउस 1000, ये 1000 हम आज इंकर नहीं करेंगे, जब बेचेंगे उस समय इंकर करना है। बस स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसको रिकॉर्ड करो ऐसी वैल्यू पे एफईएल सीटीएस पे। तो आपने पैसा कितना दिया 50,000, वो होगा टू कैश बैंक। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करना है, जो डे वन की कॉस्ट है वही फेयर वैल्यू होगी, बराबर, लेस योर कॉस्ट टू सेल। तो इस पे 49,000 पे रिकॉर्ड करोगे आप, ऐसा। अच्छा, कभी कभी है ना सेलिंग कॉस्ट के साथ परचेजिंग कॉस्ट भी दी होती है, तो एक समरी याद रखो। अगर परचेजिंग कॉस्ट है तो उसको आप कैश बैंक में ऐड करोगे, अगर सेलिंग कॉस्ट है तो फेयर वैल्यू से लेस करोगे। वापस से, परचेजिंग कॉस्ट है, कैश बैंक में ऐड करना। मान लो 1000 का हुआ 500 रुपए की, परचेज कॉस्ट इंकर किया 2000 रुपया, तो परचेज कॉस्ट कितनी हो गई, एक तो 50,000 प्लस 2000, तो टू कैश बैंक 52,000 रहेगा। बट बायोलॉजिकल असेट डेबिट कितना करेंगे, जो 50,000 है वो, उसमें परचेज कॉस्ट मत गिनना, सिर्फ सेलिंग कॉस्ट लेस करोगे, तो आएगा 49,000। डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इन शॉर्ट, ये एफआर में देखिए एक्सक्लूसिव याद रखना, परचेजिंग कॉस्ट कैश बैंक में ऐड, सेलिंग कॉस्ट फेयर वैल्यू से लेस। काफी लोग को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आराम से समझा दिया इसको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे जो काम के उसकी बात करूंगा। इसमें सेकंड वाला पॉइंट ही काम का है, रीजंस ड्यू टू विच एफईएल सीटीएस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट कैन चेंज। कभी भी अगर बायोलॉजिकल एसेट का फेयर वैल्यू चेंज हुआ है, उसके दो बाइफिकेशन देने पड़ते हैं कि फिजिकल चेंज कितना है, प्राइस चेंज कितना है। कैसे निकालेंगे सर, आओ एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास 2 ईयर ओल्ड काव है आज 900 रुपए की, ठीक है, तो आज मेरी वैल्यू होगी 90,000 रुपीज, 100 काव है मेरे पास। अब एक साल के बाद ये 2 ईयर वाले की वैल्यू 950 है और 3 ईयर वाले की वैल्यू 1200 है। थोड़ी बुद्धि लगाओ, एक साल पहले जो 2 ईयर की थी, एक साल के बाद क्या वो 2 ईयर की रहेगी क्या, नहीं ना। अगर एक साल पहले तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाया 2 साल का, तो एक साल के बाद तुम 3 ईयर्स के हो जाओगे ना यार। तो अभी एक साल के बाद मेरी 3 ईयर्स की वैल्यू होगी 1200, बराबर, तो 1200 इंटू 100 होगा 1,20,000। अब ये जो डिफरेंस हुआ 90 से 120 हुआ, 30 से बढ़ गया, ये 30 के तो बाइफर्केशन करना है। ये जो 30 का बढ़त हुआ है उसका दो रीजन है, एक है फिजिकल चेंज, एक है प्राइस चेंज। अब ये कैसे निकालते हैं सुन लो, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, सुन लो प्लीज। सबसे पहले जो भी आपका फिजिकल चेंज है वो कैसे निकलेगा, फिजिकल चेंज में आप कैसे करोगे, आप सेम डे पे खड़े रहने का, ईयर एंड पे खड़े रहने का, ठीक है। अगर आप ईयर एंड पे खड़े हो तो 2 साल वाले काऊ की वैल्यू देखो और 3 साल वाले की वैल्यू देखो, मतलब आज ही के दिन पे 2 साल की वैल्यू कितनी और 3 साल की वैल्यू कितनी, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, बराबर। आज ही के दिन पे 2 साल की वैल्यू कितनी और 3 साल की वैल्यू कितनी, क्यों, उम्र ज्यादा होने की वजह से जो वैल्यू बढ़ी उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो 250 का चेंज है फिजिकल चेंज। प्राइस चेंज कैसे निकालेंगे सर, प्राइस चेंज निकालना है तो एकदम सिंपल कंपेयर करने का, 2 ईयर वाले की एक साल पहले वैल्यू क्या थी और 2 ईयर वाले की एक साल बाद वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं प्राइस चेंज। 2 ईयर्स वाले की एक साल पहले वैल्यू क्या थी और एक साल बाद वैल्यू क्या है, मतलब अगर उम्र नहीं बढ़ती तो वैल्यू कितना बढ़ता, 50 ही बढ़ता, फिर उसको बोलते हैं प्राइस चेंज। आप दोनों में से कोई एक निकालना याद रखो, सेकंड बैलेंसिंग फिगर लिया करो ताकि मिस्टेक नहीं होगी आपकी। सबको समझता है क्या वाला पार्ट, हीरो लोग एकदम समझता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो ये आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है और ये बाइफर्केशन आपको देना होता है, कभी भी क्वेश्चन मांगा रहेगा तो दैट्स इट, खत्म हो गया वाला पार्ट। उसके बाद जो काम की बात है वो करेंगे। हाँ, गेन्स लॉस कुछ भी आता है बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। फिर आएगा गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ कौन से कवर्ड है, बायोलॉजिकल एसेट वाला और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला। अब इसमें बोलता है कि नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे नहीं मिलता है, नॉर्मली वो बायोलॉजिकल एसेट पे ही मिलता है, तो हम उसी की बात करेंगे। अब बायोलॉजिकल एसेट अगर एफईएल सीटीएस है तो उस पर रखते हैं, अगर ये नहीं है तो याद है एक्सेप्शन था कि आप कॉस्ट पे रख सकते हो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अगर बायोलॉजिकल एसेट को आपने कॉस्ट पे रखा है तो उसका फिर गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग एज पर इंडेक्स 20 होगा। मतलब यहां कौन सा वाला गवर्नमेंट ग्रांट का बात हो रहा है, बायोलॉजिकल एसेट जो एफईएल सीटीएस पे है, ठीक है। तो इसमें दो ही है, अगर ग्रांट अनकंडीशनल है, मतलब ग्रांट दिया और बोला जो करना है करो तुम्हारी मर्जी, तो उस केस पे पूरा ग्रांट डे 1 पे बुक कर लेने का। अगर ग्रांट कंडीशनल है, बराबर, तो उस केस में सपोज कंडीशन है 5 ईयर्स की, सपोज आपको 100 काऊ दिया और बोला 5 साल तक काऊ को बेचने का नहीं, ठीक है, तो 5 ईयर्स की कंडीशन है। तो अब अगर कंडीशनल ग्रांट है तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स नहीं बुक करने का, पूरा ग्रांट
5 साल के बाद बुक करने का प्रॉफिट एंड लॉस में ये फर्क है। इंड एस 20 होता तो हम प्रोपोर्शनेटली बुक करवाते हैं, 41 बोलता है हम सारा ग्रांट 5 साल के बाद ही बुक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, कभी कभी अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि ब्रीच, ग्रांट के ब्रीच करने पे रिफंड प्रोपोर्शनेटली करना है, सपोज ऐसा बोल दिया इफ द ग्रांट इज रिफंडेबल प्रोपोर्शनेटली, तो फिर आप बुक भी प्रोपोर्शनेटली करने का। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मानते हैं कि ग्रांट फुल्ली रिफंडेबल है। ठीक है, मतलब आपने अगर कोई कंडीशन ब्रीच करी तो आपको पूरा ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। नॉर्मली कुछ नहीं होता, हम ये मानते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं सारा ग्रांट 5 ईयर्स के बाद बुक करने का। लेकिन क्वेश्चन अगर बोल दे दैट द ग्रांट इज रिफंडेबल प्रोपोर्शनेटली, तो बुक करते समय भी आप प्रोपोर्शनेटली बुक करोगे। ठीक है, बट ये नॉर्मली नहीं बोला होता है क्वेश्चन में, तो आप ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, खत्म। तो ये आपका इंड एस 41 कंसेप्ट था और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, इधर आ जाओ। क्वेश्चन में कौन सा ढंग का क्वेश्चन आ जाए देखने तो जरा मुझे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन, देख लो क्या बोलता है। मून लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल्स 31 मार्च को। अब इसमें चाहिए क्या, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट बना के देना है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब जो जो आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे वो बना के देना है अपने को। सबसे पहले लैंड परचेस किया, नीचे बोला गया लैंड के लिए कॉस्ट मॉडल अज्यूम करना है। अब लैंड डिप्रिशिएट तो होगा नहीं, तो आपके बैलेंस शीट में 50 लाख पे लैंड दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, इधर आ जाओ। तो देखो ये मेरी लैंड दिख गई, 50 लाख की कहानी खत्म, बस। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। डेयरी काऊ परचेस किया, 2 साल की थी, अपन ने कब परचेस किया, 1 अप्रैल 11 को परचेस किया, 10 लाख में परचेस किया, तो एंट्री क्या मारेंगे अपन, काउ टू कैश बैंक बराबर 10 लाख 10 लाख। ये तो डे 1 की वैल्यू है, मेरे को इस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है, मेरे को ईयर एंड पे रिकॉर्ड करना है। तो ये 2 साल की काउ, ईयर एंड पे क्या उम्र हो जाएगी इसकी 1 साल के बाद, वेरी गुड, 3 साल की उम्र हो जाएगी इसकी। तो 3 साल की ईयर एंड की वैल्यू कितना है, 5500। तो मैंने 200 काउ इंटू 5500 करोगे तो हो जाएगा 11 लाख इज इक्वल टू 11 लाख। मतलब वैल्यू कितने से बढ़ गई, वैल्यू 1 लाख से बढ़ जाएगी आपकी। देयर इज अ इंक्रीज बाय 1 लाख बराबर। तो क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो उसको दिखाओगे 3 ईयर ओल्ड काउ 11 टोटल वैल्यू पे, और जो इंक्रीमेंट हुआ है करंट ईयर में 1 लाख रुपए का, वो गेन हो जाएगा आपका। समझा, यस, खत्म। आगे फिर बोलता है रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 1 मिलियन, ग्रांट इज नॉन रिफंडेबल, मतलब कोई कंडीशन नहीं है ग्रांट पे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में आपका ग्रांट आ जाएगा। ठीक है, आगे फॉर द ईयर एंडिंग कंपनी हैज इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, 6 लाख टू मेंटेन द एनिमल्स, भाई जानवर को मेंटेन करने के लिए 6 लाख रुपया, और 4 लाख ब्रीडिंग फी टू अ लोकल फार्मर। ओ भाई, फार्मर की पगार अपनी स्टाइपेंड से ज्यादा है, तो ये सब प्रॉफिट लॉस में जाएगा, 10 लाख रुपया जो भी है ये एक्सपेंस। ठीक है, आगे उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 11 100 काफ फॉर बॉर्न, मुबारक हो आपके घर पे काफ हुआ है। अब जब काफ बॉर्न होते हैं तो ये पूरा का पूरा इनकम है आपके लिए, खरीदा नहीं आपने, खुद ही पैदा किया है, तो खुद ही पैदा किया तो पूरा इनकम है ना यार। तो न्यू बॉर्न के वैल्यू क्या है आज के दिन पे, 1100, तो ये पूरा 1100 आपका वैल्यू हो जाएगा। 100 इंटू 1100, जो भी आपकी वैल्यू आएगी 1.1 लाख जो भी आता है आपका, ये पूरा आपका गेन है, इनकम हो गया आपका। ठीक है, दूसरा नो अदर चेंजेस इन द नंबर ऑफ, अच्छा उसके बाद, लेकिन ये तो डे 1 का वैल्यू हुआ ना, ये तो अक्टूबर का वैल्यू हुआ, मेरे को मार्च के वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो मैं मार्च के वैल्यू कैसे निकालूंगा, न्यू बॉर्न 6 महीने के बाद 6 मंथ की हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1300 हो जाएगी बराबर। तो 1.3 लाख हो जाएगा, देयर इज अ इंक्रीज बाय 20,000। तो एक्चुअली ये 1.1 भी गेन है क्योंकि फ्री में बॉर्न हुई है, और 20 भी गेन है, तो पूरा 1.3 आपका वैल्यू में दिखेगा 6 महीने का ऑफ, और पूरा 1.3 आपका गेन भी दिखेगा, पूरा 1.3 आपका गेन भी दिखेगा, ध्यान रखना है वाला पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या बोलता है, फिर बोलता है अपने पास इन्वेंट्री था 3000 लीटर का। अब इन्वेंट्री मतलब गाय से निकाला हुआ दूध, खरीदा नहीं है, फ्री में मिला है, तो पूरा का पूरा आपके लिए इन्वेंट्री और इनकम बन जाएगा। तो बस वो दिखा दिया मैंने, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और एक वो मेरा ये रहा इनकम, खत्म, इतना ही है क्वेश्चन। क्लियर है वाला पार्ट, क्या ओ कर पाओगे क्या, आया तो एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन, हाँ, रायता मत फैला के आना इसके अंदर। चलो आगे बढ़ेंगे, खत्म हो गया वाला पार्ट। उसके बाद ओ हो क्वेश्चन नंबर 6, illustration number 6, sorry. XY Limited is a farming entity where cows are milked on a daily basis. हर रोज दूध निकालते हैं जाहिर लोग। Milk is kept in cold storage immediately after milking. ठीक है, on 1 April 11 XY had a herd of 500 cows which were all 3 years old. पहले दिन पे इनके पास 3 साल की काऊ थी। आगे during the year some of the cows became sick and 30th September 20 cows died. 20 काऊ मर गई, श्रद्धांजलि दो भाई। आगे ऑन 1 अक्टूबर XY परचेस्ड 20 रिप्लेसमेंट काउस। एक सेकेंड, जब काउ मर जाती है तो वो काउ बाहर जा रही है, और जब वो डेड हो गई तो वो पूरा का पूरा नुकसान हो गया आपका,
बाहर जाने वाली चीज कौन से वैल्यू पे बाहर जाएगा? बाहर जाने वाली चीज कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाती है। तो देख लो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला अपने पास 500 गाय है, वो तो अपनी ओपनिंग स्टॉक है, उसकी एंट्री नहीं आती है, वो लिखेगा ओपनिंग स्टॉक में। उसके बाद अगर मेरी 500 गाय की आप बात करोगे तो उसकी एफवीएल सिटी वॉस, देखो पहले दिन पे 3 साल की थी, तो 3 इयर्स वाली की फर्स्ट डे पे वैल्यू क्या है? 27,000 फर्स्ट डे पे वैल्यू है 3 इयर्स वाले की, और 1,000 कॉस्ट टू सेल है। इन शॉर्ट 26,000 इसकी एफवीएल सिटीएस हो गई। तो ये वैल्यू हो गई पूरे 500 गाय की। इसमें से 20 चल बसे सितंबर में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 का वैल्यू मिलेगा 5.2। पूरा नुकसान हो गया आपका। तो आप एंट्री मारोगे पीएनएल टू बायोलॉजिकल एसेट 5.2 5.2 खत्म। तो अब ये कितनी काऊ बची आपके पास? 480 काऊ बची है और ये वैल्यू बची है। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। आगे फिर बोलता है वी परचेज 20 रिप्लेसमेंट काउस। फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई है, तो फॉर 21,000 ईच। दीज 20 काउस वर ऑल 1 ईयर ओल्ड। 1 ईयर वाले का अक्टूबर में वैल्यू 21,000, बट एफवीएल सीटीएस भी है 1,000 का, तो ये भी कंसिडर करोगे। तो जब आप एंट्री मारोगे तो आप बोलोगे टू कैश बैंक 4,20,000, डेबिट करोगे बायोलॉजिकल असेट और डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है सब है प्रॉफिट एंड लॉस। अरे आपने कैश बैंक कितना पे किया, बट एफवीएल सीटीएस कम है ना, तो कैश बैंक। ठीक है, यस। उसके बाद और कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं। फिर बोलता है हमारे पास 1000 लीटर का मिल्क है। ठीक है, अब करना क्या? सुनो, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन करना है, रिवैल्यूएशन नहीं सॉरी फेयर वैल्यूएशन करना है। जैसे जो 480 काउस थी वो 1 साल का 4 साल की हो जाएगी, तो 4 साल वाले गाय की वैल्यू कितनी? तो 4 साल वाले की ईयर एंड पे वैल्यू 26,500 माइनस 1,100, तो आएगा 25,400। ये वैल्यू है 4 साल वाले गाय की, बराबर। तो ये वैल्यू पे कैरिंग अमाउंट था, ये आपका नया वाला एफवीएल सीटीएस है। तो आपको नए वाले वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, तो गिरावट बुक करना पड़ेगा, तो लॉस हो जाएगा आपको, तो वो लॉस बुक करेंगे। जो न्यू काउस 20 परचेस की, उसकी उम्र अलग है, वो 1 ईयर की थी अक्टूबर में, तो आज होगी 1.5 की, उसकी ये वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो आप उसका गेन बुक करोगे बायोलॉजिकल असेट टू पीएनएल। इस 41 में सारा गेन लॉस सब प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ ओसीआई वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या था? हमको एंट्रीज पूछिए विद रिस्पेक्ट टू काउस, काउ का वाली एंट्री, उसके अलावा ऑल्सो शो द अमाउंट लाइंग इन इन्वेंट्री। तो दूध जो पड़ा है उसका सिर्फ अमाउंट देना है, उसका एंट्री नहीं मारना है। तो दूध 20 रुपए का है, 1 रुपया सेलिंग कॉस्ट है, तो 1000 इंटू रुपीज 19,000 का आपका इन्वेंट्री का वैल्यू है। खत्म कहानी। सबको समझता है क्या वाला पार्ट? और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 6, टकाटक मजा आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये भी सिंपल है, मजेदार है। देख लो क्या बोलता है एक बार। कंपनी एक्स परचेस्ड 100 गोट एट एन ऑक्शन ऑफ 1 लाख, एट एन ऑक्शन फॉर 1 लाख, 100 लाख में 1 लाख में परचेस किया 100 गोट ऑन 30 सितंबर। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर 1,000 that is similar to the cost X would have to incur. What is the meaning of this line similar to the cost X would have to incur? जब ऐसा होता है ना similar to the cost, इसका मतलब ये कॉस्ट दोनों इंकर करने वाले, बायर और सेलर दोनों। मतलब ये 1000 रुपया कैश बैंक के अंदर भी ऐड करोगे और ये 1000 रुपया फेयर वैल्यू से भी लेस करोगे, पहली चीज। उसके अलावा देयर इज अ 2% सेलिंग फीस। सेलिंग फी है मतलब इसे सेलर इंकर करेगा, तो 1 लाख पे 2% सेलिंग फीस भी है। तो अगर मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी हुई तो देखो कॉस्ट कैसे आएगी। अगर मैं कॉस्ट निकालूं इसकी, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये देखो। सबसे पहले कैश बैंक कितना रहेगा? 1 लाख प्लस 1,000, जो परचेज कॉस्ट है वो ऐड करोगे। एफपीएल सीटीएस कितना रहेगा? 1 लाख माइनस 1,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस 2% ऑक्शनल फीस, तो ये आपका रहेगा 97,000 बायोलॉजिकल असेट। तो कैश बैंक बायोलॉजिकल असेट डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। खत्म, ये फर्स्ट आपका हो गया। उसके बाद बोलता हूँ 31 मार्च द मार्केट वैल्यू ऑफ गोट इन द मोस्ट एलिवेंट मार्केट इंक्रीज टू 1,10,000। वापस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया हुआ है, वापस से सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है। तो अब आपको ईयर एंड पे वापस से एफएल सीटीएस निकालना है। तो ईयर एंड का एफएल सीटीएस क्या रहेगा? देखो ये डे 1 का एफएल सीटीएस है, ईयर एंड का सिंपल है 1,10,000 माइनस 1,000 माइनस 2,200, ये आपको एफएल सीटीएस मिलेगा ईयर एंड का। वैल्यू बढ़ चुकी है तो ये इंक्रीज बुक करोगे आप। तो एंट्री मारोगे बायोलॉजिकल असेट टू पीएनएल, ये वाली एंट्री। खत्म। तो पहले आपने खरीदा फिर उसको रिवैल्यू किया। अब ऑन 1 जून 12 एक्स सोल्ड 18 गोट फॉर 20,000, कुछ गोट बेचे अपन ने और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर किया 150 का, 2% ऑक्शनल फीस इंकर किया मार्केट प्राइस पे। तो अगर नेट सेलिंग प्राइस देखोगे तो 20,000 है, माइनस 150 है, माइनस 20,000 का 2%, तो माइनस 400 रुपया है। तो कितना आया बेच के? आपको 19,450 आया। ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका कैश बैंक डेबिट करोगे। जब गोट जो बेचा उसको बाहर करोगे तो बाहर तो कैरिंग अमाउंट पे ही करना है। कैसे निकालोगे? आपने नीचे वर्किंग बना रखी है कि मेरे 100 गोट की वैल्यू 1,06,800 थी, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आज की वैल्यू मिलेगी 18 गोट्स की,
बराबर। तो ये कैरिंग अमाउंट है, बाहर जाएगा कैरिंग अमाउंट पे, कैश बैंक आप डेबिट कर दोगे, डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल। ये यहां तक सिंपल है क्या? यहां तक भी सिंपल है सर। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये 15 सितंबर वाला एंट्री। क्या बोलता है? 15 सितंबर को फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गोट वाज दिस मच, 42 गोट वाज स्लॉटेड ऑन दैट डे, total slaughter cost was 4200, total market price of carcasses on that day was 48300, transportation cost 420। ये क्या है सर? आपने गोट को काटा और उसका मस्त मटन बिरयानी बनाया आपने, मजाक कर रहा हूँ, बस सीरियस मत हो जाना। तो कैरकस बना, मतलब इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया आपने। तो जब बायोलॉजिकल असेट जा रहा है आपका, इन्वेंट्री बन रहा है, तो उस केस में FVL CTS पे ट्रांसफर होएगा। अब कौन सी FVL CTS? ये 82 वाला इग्नोर करना, वो काम का नहीं है। क्यों? 42 का दे रखा है ना FVL CTS अलग से, तो 48,300 माइनस दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 420, ये आपको FVL CTS मिलेगा। तो जब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे तो आप ये इस पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। बट जब बायोलॉजिकल असेट बाहर जाएगा, वो बाहर इस वैल्यू पे नहीं जाएगा। देखो दो चीज है, एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे और एक बायोलॉजिकल असेट बाहर कर रहे। जो बाहर करोगे वो बाहर तो कैरिंग अमाउंट पे ही होएगा, 82 की वैल्यू इतनी, 42 की कितनी, कैरिंग अमाउंट पे बाहर करोगे। लेकिन जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे तो आप FVL CTS पे रिकॉर्ड करोगे, ध्यान रखना। डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा सर, उसके अलावा एक स्लॉटर कॉस्ट भी था ना, वो ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ICI ने ना इसकी अलग तरीके से एंट्री मार रखी है, नेट इफेक्ट सेम ही है, तो आप वो भी देख सकते हो एक बार किताब के अंदर। उसके बाद कुछ नहीं, ईयर एंड पे वापस से करना है फेयर वैल्यूएशन। तो जो मेरे बचे हुए 40 गोट्स है उसकी कैरिंग अमाउंट ये है, एज पर द क्वेश्चन उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से लिए है, तो इंक्रीज हो गया, वापस से इंक्रीज के आप एंट्री मार देना, और कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल। एस दिस लेट टू एवरीवन, खत्म। चलो, क्या मैं आगे बढ़ूंगा हीरो लोग? यस, चलो। उसके बाद अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, MCQ में आ सकता है कि कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाती है, तो वो देख लेना एक बार, है ना। उसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, ये सिंपल है, सुनो क्या बोलता है। अपने को बोला हुआ है कि अरुण लिमिटेड इज एंगेज्ड इन अ प्लांटेशन एंड फार्मिंग ऑन लार्ज स्केल और डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडिया। ऑन 1 April 18 द कंपनी हैज रिसीव्ड अ ग्रांट फॉर 20 lakhs ऑफ एन एक्लिप्टस ट्री। अब ये एक्लिप्टस ट्री मतलब क्या ये बैरल प्लांट है या नॉन बैरल प्लांट है, ये नहीं बताया है। ग्रांट मिला है फॉर अ कंडीशन कि 5 साल तक रखना पड़ेगा इसको। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसको प्रोपोर्शनेटली बुक किया है प्रॉफिट लॉस में 4 लाख के हिसाब से। कैसे? 20 लाख डिवाइड बाय 5 ईयर्स, मतलब कंपनी हर साल 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख ट्रांसफर करेगा। क्या ये सही है? क्या आपने पता है 41 में सीख रखा है कि अगर 41 वाले एसेट पे ग्रांट मिला है तो आपको 5 साल के बाद पूरा 20 बुक करना चाहिए, ओवर द पीरियड नहीं। अब इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ आप डायरेक्टली 41 का आंसर नहीं कर सकते बिकॉज ये ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। तो आपको 3 तरीके से आंसर करना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर ये ट्री FVL CTS पे है तो फिर आप 41 का गवर्नमेंट ग्रांट फॉलो करोगे, जो बोलता है कि आपको ग्रांट बुक करना है आफ्टर 5 ईयर्स, बराबर। तो कंपनी का ट्रीटमेंट उस केस में इनकरेक्ट है। लेकिन अगर वो ट्री कॉस्ट पे है, याद है ना, बायोलॉजिकल एसेट कॉस्ट पे भी रह सकता है, कॉस्ट पे है तो फिर इंड AS 20 ही फॉलो करना है, तो फिर कंपनी सही है। उसके अलावा अगर ये ट्री बाई चांस बैरल प्लांट है तो फिर बैरल प्लांट भी 41 में कवर्ड नहीं है, तो उसका ग्रांट भी 20 में कवर्ड होगा, और फिर कंपनी का ट्रीटमेंट सही है। तो आपको ये तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। क्या बोलता है सुनना। देखो 2 तरीके के धंधे हैं। सपोज मैं बनाता हूँ एप्पल जूस, मैं एप्पल बेवरेज बनाता हूँ। 2 कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट जहां मैं एप्पल परचेज करता हूँ, जहां मैं एप्पल परचेज करता हूँ और जूस बनाता हूँ, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जहां मैंने एप्पल नहीं खरीदा, मैंने एप्पल का फार्म खरीदा, फिर खुद एप्पल ग्रो किया और फिर इसे जूस बनाया। वो पूछता है इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसको माना जाएगा, दोनों को क्या? नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी ने मुझे संतरे का जूस दिया, संतरा खरीदा दुकान वाले से, जूस निकाल दिया, तो मेरी माँ खेती बाड़ी कर रही है क्या? नहीं ना। हाँ, ये खेती बाड़ी नहीं है भाई, दूसरा वाला ही है, जहां फार्म लिया, खुद एप्पल उगाया, खुद संतरा उगाया, फिर निचोड़ के जूस निकाल के पिलाया, ये हुआ ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, वो अगर पहले वाले को एग्रीकल्चर बोलोगे ना तो अपन सब खेती बाड़ी करते हैं फिर रोज बैठ के, ठीक है, वो बोल मत देना उसको। एनीवेज, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है, जिस होता है ना फिजिकल चेंज प्राइस चेंज, वो निकालना इस क्वेश्चन में शानदार तरीके से सीखते हैं अपन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा डिस्कस करने का ट्राई करता हूँ, बट यस प्रैक्टिस जरूर करना है इस क्वेश्चन की। क्या बोलता है सुन लो। 4 ईयर ओल्ड काउ है अपने पास, 500,000 पर काउ वर हेल्ड इन M डेयरी फार्म एट 1 April 21, ठीक है। अब बोलता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अपन ने किए,
एक अपन ने 1 काउ खरीदी है 4.5 ईयर्स की, और अपन ने एक 1 काफ बॉन्ड भी हुआ है, ठीक है। फिर वैल्यू देके रखा है अपने को बहुत सारा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन FVLCTS, पोर्शन एट्रीब्यूटेबल टू फिजिकल एंड प्राइस चेंज, कैरिंग अमाउंट ऑफ हर्ड, हर्ड मतलब जितने भी काउस वगैरह आपके पास है वो, और प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइव स्टॉक अकाउंट, है ना। तो अब ये कैसे करेंगे सुन लो। सबसे पहले पहला वाला पार्ट एक एक की बात करूंगा। आपके पास है 4 ईयर ओल्ड, ए हैड अ हर्ड ऑफ 15 4 ईयर काउ, 15 काउ है 500,000 की, कितने साल की है, 4 साल की है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसकी ईयर एंड पे वैल्यू कितनी हो जाएगी। आज अगर ₹500 है तो 1 साल के बाद ये 5 साल की हो जाएगी और इसकी वैल्यू 560 है। तो 500 से हो गया 560, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 60 का हुआ इंक्रीज, इतने से इंक्रीज हुआ। अब बांटना इसमें से फिजिकल कितना, प्राइस कितना, कोई भी एक सीख लो, दूसरा बैलेंसिंग फिगर निकाला करो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फिजिकल चेंज निकालना है तो क्या देखेंगे, इसी दिन पे खड़े रहने का और 1 साल कम और 1 साल ज्यादा वाली वैल्यू देखने का। जैसे मैं इसी दिन पे खड़ा रहता हूं तो आज 5 साल की काउ 560 की है, इसी दिन पे 4 साल वाली गाय कितने की है, 516 की है। फिजिकल चेंज, उम्र में बड़ी है तो कितना इंक्रीमेंट है, तो हम बोलेंगे 560 माइनस 516 विच इज इक्वल टू आई गेस 44। ये आपका हो गया फिजिकल चेंज, बैलेंसिंग फिगर, प्राइस चेंज, ऐसा। तो ये देखो मैंने निकाल के दिया हुआ इधर, प्लीज देख लो इधर, देखो फिजिकल चेंज है 44, प्राइस चेंज है 16। तुमको समझा कैसे निकाला अपन ने, सिंपल है सर, ठीक है। मैंने पर काउ लिया, यहाँ 15 काउ का दिया हुआ है, सिंपल सिंपल क्लियर। ये आपको सबका निकालना है। सिमिलरली जो एक काउ खरीदी है 4.5 की, इसका भी आप इसी तरीके से निकालोगे, फिजिकल और प्राइस चेंज, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है जो गया नया वाला गाय बॉर्न हुआ है, ये 1 काफ वॉज बॉर्न। जो गाय बॉर्न होता है उसका तो कॉस्ट कुछ है ही नहीं, वो तो फ्री में मिल गया आपको। तो न्यू बॉर्न का आज वैल्यू जो भी है 400, ये पूरा का पूरा फिजिकल चेंज माना जाएगा। वेन एवर देर इज अ न्यू काफ बॉर्न, तो ये जो 400 रुपए का आप गेन बुक करते हो ये पूरा फिजिकल गेन बुक किया जाएगा। उसके बाद जब वो ईयर एंड पे न्यू काफ 0.5 का हो जाएगा, इस इंक्रीज का बाइफिकेशन करोगे फिजिकल और प्राइस के अंदर, वो सेम तरीके से। बट जो नए बॉन्ड का वैल्यू है फर्स्ट डे पे, वो पूरा का पूरा फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो मैंने यहां क्या किया, जितने भी फिजिकल चेंज है उसको मैंने ए करके दिया है, और जितने प्राइस चेंज उसको बी करके बोला हुआ है। सेकंड में भी फिजिकल को ए, प्राइस को बी, थर्ड में भी फिजिकल को, ये पूरा फिजिकल है। फिर जो बाइफिकेशन है उसका भी ए और बी किया हुआ है मैंने। अब पहला पार्ट क्या था, टोटल फिजिकल चेंज चाहिए, सारे ए वाले ऐड कर दो, फिजिकल मिलेगा। प्राइस चेंज चाहिए, सारे बी वाले ऐड करो, प्राइस चेंज मिलेगा। उसका वैल्यू ऑफ हर्ड पूछा है। वैल्यू ऑफ हर्ड मतलब ये सबका ईयर एंड पे वैल्यू कितना था वो निकाल रखा है मैंने। 5 ईयर ओल्ड का ईयर एंड पे वैल्यू 8400, 1 काउ इसका वैल्यू ईयर एंड पे 560, उसके बाद ये वाला बॉर्न हुआ इसका ईयर एंड पे वैल्यू 440, ऐसा करके मैंने ऐड कर दिया। ये मिल गया सेकंड का आंसर। तीसरा लाइफ स्टॉक अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग और फिर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास ही 15 काउ का था, पहले मेरे पास ये 15 काउ थी, तो उसका ओपनिंग वैल्यू लिखो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, बराबर। करंट में परचेज कितना किया है आपने, 2 नहीं एक ही परचेज किया, एक तो बॉर्न हुई थी ना, तो ये बस ये परचेज किया 520 का, तो मैंने परचेज में 520 रिकॉर्ड किया। बैलेंसिंग फिगर अपने को नॉर्मली मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ मिलेगा फेयर वैल्यू इंक्रीज। उसके 2 रीजन है, फिजिकल और प्राइस चेंज, वो भी था अपने पास। बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बट ऑफकोर्स इट इज लिटिल लेंदी, टाइम लगता है इसमें दिमाग लगाने में। तो दिमाग ठंडा रहेगा तो एग्जाम में चलेगा, गर्म दिमाग एग्जाम में नहीं चलेगा, ठीक है। तो टेंशन वेंशन लेना मत, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना, आराम से आपको आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हाँ एक और है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देख लो क्या बोलता है इसके अंदर। अपने पास 2 लाख कोकोनट पाम्स है, अपने को इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनो, 2 लाख कोकोनट पाम है, हर एक फ्रूट का 30 रुपये वैल्यू होता है, मतलब पाम्स मतलब कोकोनट ट्री है मान लो, ठीक है। हर एक नट का मतलब हर एक नारियल का वैल्यू 30 रुपये है, कोकोनट पाम का वैल्यू 30 रुपये नहीं है, उससे से निकलना नारियल का 30 रुपये वैल्यू है। ईच कोकोनट पाम ग्रोस 80 नट्स, इसका मतलब सपोज आपका 2 लाख पाम्स है तो हर एक से 80 नारियल निकलेंगे और हर एक नारियल का वैल्यू कितना है, 30 रुपया है। ऐसा ये बताने का ट्राई कर रहा है वो, ठीक है। आगे तो हम मिटा रहा हूं इसको मैं वापस से। क्या बोलता है, वैल्यूएशन ऑफ ईच पाम कैन बी कंसिडर्ड 5 टाइम्स ऑफ इट्स एनुअल रेवेन्यू। उसका वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, जो भी रेवेन्यू है उसका 5 गुना। अब क्या बोलता है, कंपनी 15,000 कोकोनट पाम को 15 रुपए में बेचता है, ठीक है। कंसेशनल रेट पे बेचता है, कभी कभी होता है ना गवर्नमेंट बोलता है थोड़े कोकोनट हमको सस्ते में बेचने पड़ेंगे, तो मान लो ऐसे 2 लाख ट्रीज है, पाम्स मतलब ट्रीज है मान लो, इसमें से 15,000 जो ट्रीज है उसमें से कितने नट्स निकलेंगे, 80 नट्स निकलेंगे, और 15 की वैल्यू है, और 5 टाइम्स करना है इसका, क्योंकि इसका वैल्यूएशन 5 टाइम्स है।
प्लस बचा हुआ कितना 1,85,000 पाम्स, उसका भी 80 नट्स निकलेगा और बाकी का वैल्यू का 30 रुपया है, बाकी का 30 रुपया है, ठीक है, इंटू 5 टाइम्स इसका भी करना है, बस वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ लो, मिल जाएगा FALCTS, खत्म कहानी। 231 करोड़ भाई बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। एनीवेज समझ गए तुम लोग, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। 41 खत्म, 41 खत्म। सबको समझा ये वाला पार्ट? सिंपल था, बढ़िया था, मजा आया, खत्म हो गया। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी 41 के बाद कौन सा करेंगे अपन? इंडेक्स 2 करेंगे। आ जाओ, 41 के बाद करेंगे इंडेक्स 2। अरे लेकिन एक सेकंड एक भाई साहब ये तो किया ही नहीं था ना, मैंने कर दिया सर। एक भाई साहब, चलो टिनिंग टिनिंग टिंग टिनिंग टिनिंग टिंग, एक पल का जीना फिर तो है जाना। चलो आओ शुरू करेंगे। जरा पानी पी लो क्या, एक घुट। आहा, ये प्यास है बड़ी, मजा आ गया। चलो इंडेक्स 2, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। इंडेक्स 2 इन्वेंट्रीज क्या बोलता सुनना। डेफिनेशन, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री कब बोलेंगे? जब आइदर इट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर इट इज इन WIP स्टेज, या फिर इट इज इन रॉ मटेरियल स्टेज। इन सबको इन्वेंट्री बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये अपना, इसको बेचना धंधा है। जब किसी भी चीज़ को बेचना धंधा होता है तो वो इन्वेंट्री होती है। उसके अलावा मेजरमेंट, इन्वेंट्री को आप किस पे मेजर करोगे तो किसी बच्चे को भी पता होता है, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब हमने क्या बोला, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर ना, तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा? ठीक है, तो कॉस्ट में आएगा आपका परचेस कॉस्ट, सेम लाइक 16, परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस। कन्वर्जन कॉस्ट, आप कभी कभी जो रॉ मटेरियल है उससे बनाते हो फिनिश गुड्स, तो ये जो कन्वर्जन वाला खर्चा है उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, वो भी आएगा। अब इसमें क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स भी आएगा। अब ओवरहेड्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स का अगर आपको निकालना है पर यूनिट तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी। मतलब अगर आपने 10 लाख इंकर किया और आपने 10,000 यूनिट्स बनाए तो 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 आपको मिलेगा पर यूनिट। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड ऐसा नहीं होता है। इसका मैं शॉर्टकट देता हूं आपको। फिक्स्ड ओवरहेड को आप किससे डिवाइड करोगे? नॉर्मल या एक्चुअल विच एवर इज हायर। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो 10 लाख का आपने खर्चा किया फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। ठीक है, अब आप मान लो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कितना बनाया आपने 8,000 यूनिट्स, और आपका नॉर्मल कैपेसिटी है 10,000। तो अगर आपको पर यूनिट चाहिए तो आप किससे डिवाइड करोगे? यू विल डिवाइड बाय एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर। लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, याद रखना ये बात। तो कितना आएगा? ₹100 पर यूनिट आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर, ये आपका आया फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। अब इसमें से आप कितना इन्वेंट्री कॉस्ट में एलोकेट करोगे? तो आपने बनाई कितनी इन्वेंट्री थी? 8,000 की। तो इसमें से आप 8,000 मल्टीप्लाई करना, मतलब एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना। तो 8 लाख आप करोगे कैपिटलाइज, बचा हुआ 2 लाख आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एबनॉर्मल लॉस या अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बोलकर। दैट मींस व्हेन यू वांट द पर यूनिट यू विल डिवाइड बाय द नॉर्मल एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर। बट जब ये निकालना है कि कितना इसमें से कॉस्ट मैं टोटल कैपिटलाइज करूंगा तो मल्टीप्लाई कर देना बाय एक्चुअल कैपेसिटी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने मल्टीप्लाई एक्चुअल से क्यों किया? क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, मैं इन्वेंट्री में कितना ऐड करूंगा। तो पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे दोनों में से व्हिचएवर इज हायर। बट जब टोटल कॉस्ट निकालनी है कि मैं कितना कैपिटलाइज करूं तो मल्टीप्लाई कर देना बाय एक्चुअल कैपेसिटी। इज दिस क्लियर? एकदम सिंपल। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है, देखो मैं एक और सिखाता हूं आपको। मान लो आपका एक्चुअल कैपेसिटी वॉज 20,000, नॉर्मल इज 15,000। मैं किससे डिवाइड करूंगा? 10 लाख डिवाइड बाय 20,000 करूंगा, 50 रुपया पर यूनिट आएगा। बराबर, अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? एक्चुअल से ही मल्टीप्लाई करूंगा। डिवाइड करना दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, मल्टीप्लाई करने के लिए एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना, तो आएगा पूरा 10 लाख। अब क्योंकि आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया था तो पूरा का पूरा आप कैपिटलाइज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग को सब समझ में आ रहा है सर। आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, चलो ये समझ गया आप लोग को। उसके बाद बाकी कोई भी खर्चे हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ऐड कर देना। अब क्या क्या चीज़ें नहीं आएगी? कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट है नहीं आएगा। स्टोरेज वाला कॉस्ट, अगर स्टोर करना इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग तो आएगा, वरना नहीं आएगा। एडमिन ओवरहेड, सेलिंग, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना ये वाला पार्ट।
ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एक साथ दो प्रोडक्ट निकल कर आते हैं बराबर, तो कितना खर्चा लगा दोनों बनाने में ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो सिंपल है, जितना भी उनका रिलेटिव सेल्स रेशियो है उसमें आप बांट देना। मैं एग्जांपल देता हूं, इधर आ जाओ। जितना भी उनका रिलेटिव सेल्स का रेशियो है उसमें बांटना है आपको। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने अमूल कंपनी हूं, मैंने बनाया बटर और चीज, टोटल खर्चा बनाने में लगा 10 लाख। तो मैं 10 लाख को कैसे बांटू दोनों के अंदर? तो जितने भी इन्होंने यूनिट्स बनाए इनटू द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इस रेशियो में आप कॉस्ट को बांट देना पहला। एक और चीज, कभी कभी जॉइंट प्रोडक्ट बनाते बनाते बाय प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, छाछ। कभी कभी जॉइंट प्रोडक्ट बनाते बनाते बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है, जैसे बटर चीज के साथ छाछ निकली, तो ये छाछ इज अ बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट को आप सबसे पहले एनआरवी पे वैल्यू करना। एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग इट, एनआरवी। प्रॉफिट पे नहीं, एनआरवी पे, नेट सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करना। टोटल कॉस्ट को बांटने के पहले बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस कर देना। मतलब 10 लाख को मैं बांटू, उसके पहले मैं बाय प्रोडक्ट एनआरवी है, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट वो माइनस करूंगा 9.1। अब ये बचा हुआ 9.1 मैं बटर और चीज में बांटूंगा इन द रेशियो ऑफ सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस मतलब कैसे? यूनिट्स बनाए जितने इनटू द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उस रेशियो में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से। अगला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। वो बोलता है अगर जब आप 41 से 2 में आते हो तो कौन से वैल्यू पे आते हो? FVL CTS पे आते हो। सिंपल कॉस्ट फॉर्मूला सिंपल है, फीफो वीटो, फीफो वीटो क्या, फीफो वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। बट कभी कभी है ना, कॉस्ट मालूम नहीं पड़ सकता अपने को, कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो दो और मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसमें अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करते हैं, और रिटेल मेथड जिसमें अपन उल्टा जाते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन माइनस करके अपने को मिलता है कॉस्ट। ऐसा सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो मिलेगा कॉस्ट, उल्टा करके जाएंगे। ये कब? जब कॉस्ट ना मालूम पड़े। बाकी मेथड अपने को आते हैं, सिंपल है। फिर आएगा, अभी मैंने जितनी बात की कॉस्ट की बात की, सारी कॉस्ट की बात की, ठीक है। अब मैं एनआरवी की बात कर रहा हूं। एनआरवी कैसे निकलेगा इन्वेंट्री का? तो 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, FG, WIP, रॉ मटेरियल। FG का एनआरवी कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, खत्म। WIP का एनआरवी कैसे मिलेगा? अब WIP का खुद का एनआरवी होता ही नहीं है, क्योंकि वो आधा प्रोडक्ट है। तो हम सेलिंग प्राइस लेते हैं FG का, उसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस करते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हम बेचने के लिए हेल्ड नहीं कर रहे हैं, वी आर हेल्डिंग इट टू यूज इन फिनिश गुड्स, तो इसका डिपेंडेंसी फिनिश गुड्स पे होता है। इफ द फिनिश गुड्स इज सोल्ड एट कॉस्ट और अबव कॉस्ट, तो RM को आप कॉस्ट पे रखना। बट इफ द फिनिश गुड्स इज सोल्ड बिलो कॉस्ट, मतलब आपका फिनिश गुड्स लॉस में बिक रहा है, तो रॉ मटेरियल को आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे रखोगे। ये बात आप ध्यान रखना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे। फिर राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी टू एनआरवी। अगर अपन किस पे मेजर करते हैं, कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो अगर एनआरवी लोअर है तो एनआरवी पे रखोगे और लॉस बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सिंपल। और ये रिवर्सल भी पॉसिबल है, अगर कंडीशन रिवर्स हो गई तो जितना लॉस बुक किया आप उतना ही रिवर्स कर सकते हो, उसके ऊपर रिवर्स आप नहीं कर सकते। आगे, डी रिकग्निशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को बाहर कब करेंगे? जब आप इन्वेंट्री बेच दोगे। तो बेचने पे एंट्री क्या आएगी देखना, इन्वेंट्री 100 रुपए की थी, बेचा 120 में, तो आप पहले COGS टू इन्वेंट्री करोगे 100, मतलब इन्वेंट्री को आप कॉस्ट पे बाहर करोगे। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है उसका आप रेवेन्यू बुक करोगे, कैश बैंक टू रेवेन्यू, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपका रेवेन्यू दिखा 120, COGS दिखा 100 और ग्रॉस प्रॉफिट दिखा 20 रुपया, ऐसा करके, ठीक है। ये बेचा तब। बाई चांस आपने इन्वेंट्री को PP में यूज कर लिया तो फिर इन्वेंट्री को बाहर करके PP में कैपिटलाइज कर देना, ठीक है। और जो अमाउंट PP में कैपिटलाइज हुआ है बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट्स इट। ये आपका इन्वेंट्री का कंसेप्ट खत्म, रफा दफा खत्म। अब आओ इसका करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन आ जाओ। अब इसमें अच्छे क्वेश्चन बताओ जरा। डोरेमोन अच्छे क्वेश्चन दिखाओ। ये रहा डोरेमोन, आओ इधर। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है सुनना। अपने पास एक बाय प्रोडक्ट है, 2 मेन प्रोडक्ट है, अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप भी है। मतलब यहाँ एक बाय प्रोडक्ट है, 2 मेन प्रोडक्ट है और एक स्क्रैप भी है। स्क्रैप इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट, तो 2 बाय प्रोडक्ट 2 मेन प्रोडक्ट, ध्यान रखना। फिर खर्चे दिए हुए, ठीक है। उसके बाद बोलता है एवरेज मार्केट प्राइस वगैरह दिया हुआ है 60 और 50 रिस्पेक्टिवली। बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ₹20, ठीक है। बाय प्रोडक्ट बिकता कितने में? 20 में। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5000। मुझे बाय प्रोडक्ट के प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, मुझे उसके एनआरवी चाहिए, है ना। आफ्टर इंकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 8000 एंड पैकेजिंग चार्ज ऑफ 2000, बाय प्रोडक्ट है कितना? 2000 यूनिट। तो 2000 इंटू कितना है? 20 रुपया, कितना आएगा आपका? 40,000 बराबर। अब ये कमाने के लिए खर्चा कितना करना है? 8 और 2 10,000 का खर्चा करना है आपको। तो एक बाय प्रोडक्ट का एनआरवी कितना हो गया?
30,000। उसके अलावा स्क्रैप से कितना पैसा मिलेगा? 5,000 वॉज डिडक्ट फ्रॉम स्क्रैप, तो स्क्रैप का वैल्यू कितना है? 5,000 है, ये ध्यान रखना। तो दोनों बाय प्रोडक्ट का मिला के 35,000 NRV है, ठीक है। अब जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसको आप डायरेक्टली बांटना मत, पहले NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करना फिर बांटना, जैसे मैंने किया हुआ, इधर देख लो फटाफट से। इधर देखो, टोटल कॉस्ट निकाली, बाय प्रोडक्ट ऑफ NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस किया, नेट कॉस्ट मिला। अब इसको मैं बांटूंगा मेन प्रोडक्ट 1 और मेन प्रोडक्ट 2 के अंदर। कैसे बांटूंगा? तो मैंने क्या सिखाया था, जो भी मेन प्रोडक्ट की यूनिट्स है इनटू द सेलिंग प्राइस, उस रेशो में बांटोगे। तो MP1 के यूनिट्स 5,000 इंटू सेलिंग प्राइस, MP2 का यूनिट 4,000 इंटू सेलिंग प्राइस, ये रेशो आया। कॉस्ट को इस रेशो में बांट देना, ठीक है। टोटल कॉस्ट मिलेगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो पर यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा है? 250 और 100। तो MP1 का 250 बचा है इंटू कॉस्ट पर यूनिट, MP2 का बचा है 100 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, खत्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़ लेना एक बार, सिंपल है लेकिन पढ़ के जाना ये, ठीक है। उसके बाद ओ हो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये पता नहीं मुझे एग्जाम में क्यों दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये ऐसे, मुझे धुंधला धुंधला ना, ऐसा 1:45 पेपर उठाया और अगर इंडेक्स 2 में क्वेश्चन आया तो पता नहीं दिख रहा है मुझे ये, आड़ा सब दिखाई दे रहा है। माँ इधर आओ, आ जाओ, कर लो अच्छे से। ये ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है सर। फिर परचेजेस किया आपने रॉ मटेरियल का, लेबर, ओवरहेड्स, सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह दिया हुआ है। आगे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000 ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड सेल्स प्राइसेस ₹20। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दिया हुआ है 9.5, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू चाहिए। करे कैसे सर? सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट में क्या क्या आएगा? जो आपने परचेज किया RM वो नहीं, रॉ मटेरियल परचेज नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। कंज्यूम कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अगर वो निकालोगे तो आपको आएगा 10,200 kgs। पर यूनिट का वैल्यू क्या है ये आप निकाल सकते हो, तो 10 रुपये आ रहा है पर यूनिट, तो ये आपका हो गया RM का खर्चा। तो RM परचेज नहीं, RM कंज्यूम्ड ऐड करना, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन लेबर की बात करें तो लेबर डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना है? 76,500, ठीक है। ओवरहेड्स फिक्स्ड वाले, फिक्स्ड को पूरा पूरा ऐड करूँ क्या? नहीं, हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल या एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँ? नॉर्मल कैपेसिटी 15,000 है, एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया है दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। कैसे? एक सिंपल फॉर्मूला से। FG कितना प्रोड्यूस किया? पता है एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स या COGS। परचेज के बदले वर्ड यूज कर दो प्रोडक्शन, तो ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स COGS। ओपनिंग FG का है, क्लोजिंग है, और FG कितना बेचा वो भी है मेरे पास, बराबर, तो मुझे मिलेगा प्रोडक्शन। तो इत्तेफाक की बात है कि RM कंज्यूम्ड और प्रोडक्शन सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं किससे डिवाइड करूं? 15,000 या फिर 10,200 विच एवर इज हायर। तो मैं 76,500 को पहले डिवाइड करूंगा बाय 15,000, तो मुझे मिलेगा पर यूनिट। तो कितना आता है पर यूनिट? 76,500 डिवाइड बाय 15,000, 76,500 सॉरी 75,000 डिवाइड बाय 15,000, 75 डिवाइड बाय 15,000 कितना आ गया? 5 रुपया, इंटू मैंने क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई तो एक्चुअल से करना, तो इंटू 10,200, 51,000। तो 51,000 आप कैपिटलाइज करोगे, बाकी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। तो 51,000 मैंने कैपिटलाइज किया, बाकी जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। टोटल कॉस्ट मिल गया, टोटल कॉस्ट मिल गया FG का। अब सिंपल है, आपको चाहिए कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो आप डिवाइड करना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ FG। ये मेरा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ FG हो गया। FG का सेलिंग प्राइस दे रखा है 20 रुपीज़, तो FG आपका लॉस में बिक रहा है, NRV पे वैल्यू करोगे। अब क्योंकि आपका FG का NRV लोअर है, तो RM को भी आप कॉस्ट पे नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करोगे। तो बस जो भी इनका क्लोजिंग स्टॉक है इनका वैल्यू निकाल लेना, बड़ा सिंपल है, खत्म कहानी। क्लियर गया वाला पार्ट? यस सर। इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक RM कंज्यूम निकालना, एक FG का प्रोडक्शन निकालना, और तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड्स का 51,000 का वैल्यू निकालना। ये 3 चीज समझ गया तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फिर खत्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं सर। उसके बाद क्या बोलता है? यस 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 यस, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 21 एक बार बस रिफर कर लेना, है सिंपल, वही सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। फिक्स्ड ओवरहेड्स वाले कि डिवाइड कैसे करोगे वो सिंपल है, देख लेना एक बार बस 21। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंपल है। इसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो दिया हुआ है, प्लीज देख लेना इधर। 1,30,000 इज द कॉस्ट, 20,000 नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, ये इंक्लूड करता है ऑलरेडी, या इंक्लूडिंग, तो 130 में है इंक्लूडेड, कोई अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। आगे 10,000 रिफंडेबल टैक्सेस है, तो रिफंडल बाहर करना पड़ेगा, तो आ गया 1,20,000। उसके बाद फिर बोलता है हमने और खर्चे किए, द रिटेलर कंपनी इंकर्ड 5,000 टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू इट्स रिटेल आउटलेट। एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब इन्वेंट्री मेरे गोडाउन में या मेरे दुकान पे आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आप ऐड करोगे। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, जो खर्चा आपने डिलीवरी के लिए इंकर किया है वो सेलिंग कॉस्ट होता है। देखो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरे गोडाउन तक पहुंचने के लिए इंकर किया, परचेस कॉस्ट, वो कॉस्ट में ऐड होएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने कस्टमर को भेजने के लिए इंकर किया वो सेलिंग कॉस्ट है, वो एनआरवी से लेस, वो सेलिंग प्राइस से लेस होएगा एनआरवी के लिए। तो ये जो 5,000 है ये परचेजिंग कॉस्ट है, तो ये ऐड करूंगा बराबर। लेकिन 2,000 इज डिलीवरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट 3,000, ये सब सेलिंग कॉस्ट है। ये डिलीवरी का जो कस्टमर को डिलीवर कर रहा हो वो खर्चा और ये 3,000, ये दोनों सेलिंग कॉस्ट है। ये कॉस्ट का पार्ट मेरा नहीं बनेगा। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछेंगे तो 120 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 1,25,000, ध्यान रखना, ठीक है। आगे ये दूसरा वाला पार्ट, इसमें क्या बोलता है, 20,000 इज द कॉस्ट फॉर रीस्टोरिंग। याद है पीपीए के अंदर पढ़ते डीकमिशनिंग वाला, इसमें सिंपल सी बात बोलते हैं तो डीकमिशनिंग है, वो पीपीई के ऊपर नहीं, वो इन्वेंट्री की वजह से अराइज हो रही है। देखो बोलता है रिक्वायरमेंट फॉर रीस्टोरिंग विल अराइज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो अगर डीकमिशनिंग पीपीई के वजह से अराइज होता तो पीपी में ऐड करने का, अगर डीकमिशनिंग इन्वेंट्री की वजह से अराइज हो रहा तो इन्वेंट्री में ऐड करने का, तो मैं इन्वेंट्री में ऐड करेगा, सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर, खत्म हो गया वाला पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 5, एलडीआर मार्क करने का। इसको क्या बोलता है सुनो इधर। सबसे पहले बोलता है ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट दिया हुआ है, रिटेल प्राइस दिया हुआ है, परचेस का भी कॉस्ट दिया हुआ है और रिटेल प्राइस दिया हुआ है बराबर। इन्वेंट्री ऑन हैंड, इसका ना एक्चुअली ये वैल्यू नहीं है अपने पास, ये तो ढूंढूंगा मैं, ठीक है। 23,000 रिटेल प्राइस दिया हुआ है, सेल्स भी सेलिंग प्राइस के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। पूछा क्या, देखो अप्लाइंग द रिटेल मेथड कंप्यूट द फॉलोइंग। अब ये किसी कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है, नॉर्मल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस, तो कुछ नहीं, कॉस्ट डिवाइड बाय रिटेल प्राइस इंटू 100 करने का। कॉस्ट कितना है, ये दोनों कॉस्ट है आपका, तो कॉस्ट है 6,250 + 19,500 डिवाइड बाय रिटेल प्राइस 8,000 + 34,000 इंटू 100 करने का, तो कुछ तो परसेंटेज आएगा। तो अगर आप निकालोगे तो परसेंटेज मैंने निकाला हुआ है इधर, थोड़ी मेहनत बचाई है मैंने आपके लिए, इट इज़ कमिंग टू 61.31%, बस वो निकालने का। तो आया मेरा 61.31%, खत्म। यस। सो सेकंड का पूछा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, सिंपल है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का रिटेल प्राइस है। कॉस्ट चाहिए तो जितना भी रिटेल प्राइस है उसका 61.31% कॉस्ट होता है, तो 23,000 इंटू दिस करोगे तो कॉस्ट मिल जाएगा, खत्म। वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का भी कॉस्ट चाहिए, तो कुछ नहीं, सेम इसको मल्टीप्लाई करना इससे तो कॉस्ट मिल जाएगा। एक और तरीका निकालने का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो सेल्स भी मिल जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मिलेगा सेल्स प्राइस, मिलेगा प्रॉफिट। जितना भी आपका सेलिंग प्राइस है माइनस जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है इसका 19,000 इंटू 61.31% कॉस्ट है उसकी, तो बस डिफरेंस मिलेगा प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन देखने में पहली बार में लगता है अरे क्या ही पूछ लिया इसमें, समझ रहे हो, ध्यान रखना। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका लेंथ देखो, आदमी का देख के ही दिमाग खराब हो जाए उसके अंदर, बट है सबसे चिंदी क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक खास बात है, एंट्री पूछी है। अब एंट्री माना तो अपने को आता है ना यार, देखो बट दिखाता हूँ मैं आपको। पूछा है सारे खर्चे किए, बताओ क्या कैपिटलाइज करेंगे, फटाफट से डिस्कस कर रहा हूँ। परचेज प्राइस कैपिटलाइज, इंपोर्ट ड्यूटी नॉन रिफंडेबल है, हाँ कैपिटलाइज, रिफंडेबल टैक्स कुछ नहीं करेंगे, फ्रेट कैपिटलाइज करेंगे, कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग कैपिटलाइज करेंगे, पैकेजिंग कैपिटलाइज करेंगे, तो ये सारा कैपिटलाइज करोगे। अच्छा रिबेट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट अपन लेस करते हैं, तो अगर देखना तो देखो मैंने सब कैपिटलाइज किया हुआ है, रिबेट लेस किया हुआ है, ये मेरी कॉस्ट हो गई। एंट्री मानेगा इन्वेंट्री टू कैश बैंक, इन्वेंट्री आ गई टू कैश बैंक। एक बार इन्वेंट्री आ गई, फिर मैंने और खर्चे किए। अभी ये सारे खर्चे हैं आपके कन्वर्जन वाले खर्चे, होता है ना आरएम से लेके एफजी का खर्चा, वो कन्वर्जन कॉस्ट। तो मशीन वर्कर्स, ये जितने भी इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन में या प्रोडक्शन में, वो सबके खर्चे कैपिटलाइज, तो ये कैपिटलाइज, ये भी कैपिटलाइज। डेप्रीसिएशन, अब जो असेट आप यूज करो इन्वेंट्री बनाने के लिए, उस असेट का डेप्रीसिएशन आप कैपिटलाइज करोगे, तो ये भी कैपिटलाइज। कंज्यूमेबल्स, ये भी कैपिटलाइज। अब इन्होंने कंज्यूमेबल्स का अलग एंट्री मारा हुआ है, हाँ
साथ में नहीं मारा हुआ, दिखाता हूँ कैसे एंट्री मारा हुआ है। डेप्रिसिएशन वापस से कैपिटलाइज, फैक्ट्री कैपिटलाइज, रेंटल कैपिटलाइज, डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज, सब कैपिटलाइज करना है आपको। तो मैंने तो करके दिया हुआ इधर नीचे, सब एक एक करके मैंने कैपिटलाइज किया। देखो एंट्री कैसे मारी, इन्वेंट्री टू कैश बैंक ही है, बस मैंने ब्रैकेट में लिखा है कौन से आइटम का कैश बैंक है, और जो डेप्रिसिएशन है उसको मैंने टू पीपी किया हुआ है। तो ये एंट्री देख लेना प्लीज। इसके अलावा नीचे और खर्चे दिया हुआ है, एडमिन खर्चे। अब एडमिन खर्चे में कैपिटलाइज करूँ क्या, इसमें क्या बोला सुनना, 3 आइटम दिया हुआ है। ऑफ द एडमिन एक्सपेंसेस 20% इज एट्रीब्यूटेबल टू एडमिन इन द फैक्ट्री, मतलब एडमिन में 20% फैक्ट्री के, बाकी अदर्स है। तो जो फैक्ट्री वाले हैं वो आप कैपिटलाइज करोगे, तो जितने भी ये खर्चा है उसका सिर्फ 20% 20% 20% यू विल कैपिटलाइज। तो उसके मैंने एंट्री में कंसिडर कर लिया। देखो जिधर आप डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज कर रहे हो वहां आप 2 पीपी करना, और जिधर आप पैसा इंकर कर रहे हो वहां आप 2 कैश बैंक करना, और डेबिट करोगे इन्वेंट्री को, ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमेबल्स की इन्होंने एंट्री अलग से मार रखी है। क्यों एंट्री, इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री, ये कैसे एंट्री हुई सर, आप एक कंज्यूमेबल को किसी इन्वेंट्री में यूज कर रहे हो, तो एक इन्वेंट्री दूसरे इन्वेंट्री में यूज हो रहा है, इसलिए वो वैसी एंट्री आई है। टू कैश बैंक मत कर देना ये की तरह। तो ये एंट्री वाला पार्ट जरूरी है, समझे। तो एक बार देख के जाओगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बट एंट्री वाला पार्ट समझ लेना। वापस से, जिधर डेप्रिशिएट किया है वहां 2 पीपी, जिधर पैसा भरा है वहां 2 कैश बैंक, जिधर कोई दूसरा इन्वेंट्री यूज किया है वहां 2 इन्वेंट्री। कर पाओगे? अरे कर पाओगे क्या हीरो लोग? हाँ, मैं जानबूझ के सब क्वेश्चन करा रहा हूं, मुझे पता तुमने नहीं किए होगे सब क्वेश्चंस, छोड़ दिया होगा आरटीपी के, है ना, लेटेस्ट, इसलिए। बाकी तो सिंपल है। एक 7 वाला पढ़ लेना। 7 वाला पढ़ते क्या मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। आपके पास स्टॉक है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री आइटम्स, आप सैंपल देते हो फ्री में, तो सैंपल का वैल्यू क्या रहेगा आपके बुक्स में? 0। क्यों? भले कॉस्ट कुछ भी हो, सैंपल की एनआरवी तो 0 ही होती है ना यार, बेचने वाले है नहीं, फ्री में देने वाले, तो वो इन्वेंट्री 0 पे दिखेगा। अब बोलता है आपको ये इन्वेंट्री के ऊपर कुछ डैमेज हो गया, अब जिसका वैल्यू ही 0 है उसके डैमेज पे क्या ही तो लॉस बुक करोगे तुम, तो कुछ नहीं करना। हाँ, बस ये जो डैमेज का अमाउंट दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, मैक्स टू मैक्स एक्स पर इंड 37, इसका प्रोविजन बना सकते हो आप, बट लॉस नहीं बुक करने का, इन्वेंट्री का लॉस नहीं बुक करने का। आप चाहो तो इसका प्रोविजन बनाओ अलग से एज पर 37, ठीक है। तो इन्वेंट्री कौन से वैल्यू पे दिखेगी? 0 पे दिखेगी, क्योंकि आप फ्री सैंपल देने वाले हो। इन्वेंट्री पे लॉस बुक करेंगे, डैमेज पे नहीं बुक करेंगे। उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आपका प्रोविजन बनेगा एज पर इंड 37। खत्म कहानी, ध्यान रखना। हो इतनी मेहनत के बाद, अरे बात क्या हो गया? भाई साहब खत्म हो गया भाई, 41 भी खत्म, 2 भी खत्म।